नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हम लोग इन दिनों कवि, गद्यकार और संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी जी पर एकाग्र का आयोजन कर रहे हैं। वर्ष 2023 की यह 14वीं कड़ी है और इसमें आज हमारे साथ अतिथि वक्ता के रूप में अरविंद त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं। अरविंद त्रिपाठी जी आलोचक कवि के रूप में सुपरिचित हैं और आज वे खास तौर से अशोक वाजपेयी जी के आलोचक पक्ष पर बात रखेंगे। मगर आप में से कई लोग जानते हैं तो मैं उस रेफरेंस को यहां पर इस्टेब्लिश करने के लिए मैं कुछ पहले चल रहा हूं। जब अरविंद त्रिपाठी जी कुछ एक दशक पहले चल रहा, वर्ष 1999 में प्रतिनिधि कविताओं, अशोक वाजपेयी जी की प्रतिनिधि कविताओं की भूमिका लिखते हुए वे बड़े ही सुचिंतित रूप से अशोक वाजपेयी जी की कविताओं पर अपनी बात रखते हैं। तो उसका एक हिस्सा पहले मैं यहां पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद हम लोग अरविंद त्रिपाठी जी को सुनेंगे। आज वे उनके कवि पक्ष पर नहीं, आलोचक पक्ष पर बोलेंगे। आज उन्होंने अपने वक्तव्य का शीर्षक भी कुछ खास दिया है। मैं एक बार पढ़ देता हूं। आप लोगों ने कार्यक्रम के पोस्टर में भी इस शीर्षक को देखा ही होगा। अशोक वाजपेयी की आलोचना दृष्टि, खुले खतरनाक के बीच पूर्वाग्रह। तो इस विषय पर और इसके इर्द गिर्द वे अपनी बात रखेंगे और अशोक वाजपेयी जी से जुड़े कुछ संस्मरण भी हमसे साझा करेंगे। मगर जैसा कि मैंने अभी कहा कि प्रतिनिधि कविताएं, अशोक वाजपेयी जी की कविताओं का जो एक संकलन बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, उसकी भूमिका लिखते हुए वे उनकी कविताओं पर कैसे विचार करते हैं, कुछ एक पंक्तियां अरविंद जी की हम यहां पर उद्धृत करना चाहते हैं। सुनिएगा। लिखते हैं वे, अशोक वाजपेयी सामाजिक यथार्थ की सच्चाइयों से मुंह नहीं चुराते, बल्कि कई बार वे बहुत साहस के साथ चीजों से बेखौफ आंख मिलाते हैं। लेकिन यह सही है कि वे औरों की तरह उतने मुंहजोर कवि नहीं हैं जितना वे अपने आलोचनात्मक लेखन में दिखते हैं। वे अपनी कविता में हमेशा विनम्र, प्रेम पिपासु, उत्सुक, अन्वेषी, कहीं कहीं मायावी मनुष्य लगते हैं जिसे इस जीवन जगत से गहरा प्रेम है। एक और उल्लेखनीय तथ्य है कि वे समकालीन काव्य शास्त्र की बनी बनाई रूढ़ियों, प्रचलित रास्तों को छोड़कर अपनी राह पर चलने वाले निर्भय कवि हैं। ऐसा करते हुए वे बार बार भवभूति को स्मरण करते हैं। जैसा कि मुझे चाहिए कविता में उनका कवि दुनिया के अभिशप्त लोगों की जिंदगी बदलने के लिए लालटेन की रोशनी के बजाय एक धधकता हुआ सूर्य चाहता है। और अरविंद त्रिपाठी अशोक वाजपेयी जी की कविता उद्धृत करते हैं, इस जरा सी लालटेन से नहीं मिटेगा मेरा अंधेरा, मुझे चाहिए एक धधकता हुआ ज्वलंत सूर्य। वे आगे लिखते हैं, बड़ी बात यह है कि आज समाज में फैली हुई विषमता को दूर करने के लिए जब लोगों को सारे विकल्प शून्य नजर आ रहे हैं, ऐसे में कवि को विश्वास है कि कविता ही एक अंतिम विकल्प शेष है जो आज आदमी और समाज को साहस के साथ जीने का संकल्प दे सकती है। उसे यकीन है कि कविताएं साथ देंगी। पुनः वे अशोक वाजपेयी जी की कुछ एक पंक्तियां उद्धृत करते हैं, मैं अपने खाली हाथ और भरा हुआ हृदय लिए लौट जाऊंगा अपने अंधेरे में, जहां कविताएं दियों की तरह जलती बुझती रहती है।
अरविंद त्रिपाठी आगे लिखते हैं, देखा जाए तो यह विश्वास अशोक वाजपेयी के कवि कर्म का सच है, जिससे साक्षात्कार करने के लिए उनकी कविताओं से बार बार गुजरना जरूरी है। अशोक वाजपेयी की इन प्रतिनिधि कविताओं का संचयन हालांकि मेरे अकेले चुनाव का प्रतिफल है, इसलिए वह कवि के अब तक के किए धरे का संपूर्ण श्रेष्ठ चुनाव है, ऐसा कहने में मुझे गहरा संदेह है। मैं भी आपकी तरह एक पाठक हूं, पर इस चयन को तैयार करते हुए मेरी कोशिश रही है कि पाठक अशोक वाजपेयी की प्रतिनिधि कविताओं से एक साथ एक जगह समग्र साक्षात्कार कर सकें। अरविंद त्रिपाठी, गणतंत्र दिवस 99, 1999, नई दिल्ली। एक छोटी सी भूमिका। और मित्रों, हम सभी जानते हैं कि अलग अलग अवसरों पर कुछ एक पत्रिकाओं में अरविंद त्रिपाठी जी ने अशोक वाजपेयी जी पर लिखा है। आज वे प्रमुख रूप से उनके आलोचक पक्ष पर बात करेंगे। हम सीधे उनके पास चलते हैं, उनका स्वागत करते हैं। जी अरविंद जी, नमस्कार, हार्दिक स्वागत। नमस्कार नमस्कार। और आपसे अनुरोध करता हूं कि अपना वक्तव्य आरंभ करें, आदरणीय अरविंद त्रिपाठी जी। अर्पण जी, सबसे पहले तो आपके प्रति आभार और इस पुस्तकालय मंच की ओर आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे अशोक जी के आलोचना कर्म के बारे में बात करने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। आज देखिए, संयोग है कि दुनिया के महामानव महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है, शहादत दिवस है उनका। और आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जो है वो स्वराज्य के सबसे बड़े हिमायती थे अपने समय के, अपने जीवन के, अपने देश के लिए। और स्वराज्य के लिए ही उन्होंने अपनी आहुति दी। क्या अजब संयोग है कि अशोक जी को आज मैं फिर उनकी आलोचना को पढ़ते हुए पाया कि साहित्य की दुनिया में स्वराज्य की हिमायत करने वाले अशोक वाजपेयी आजादी के बाद के एक ऐसे दुर्लभ आलोचक हैं, विचारक हैं और साहित्य के अन्वेषी हैं। तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो परंपरा के सूत्र होते हैं जीवन और समाज में और विचारों की दुनिया में, वो कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़ते हैं। हाल के वर्षों में आपने देखा होगा कि अशोक जी जो एक दौर में आधुनिकता के सबसे बड़े भाष्यकारों में शुमार थे, इधर उन्होंने गांधी पर विचार करते हुए, लोहिया पर विचार करते हुए, नेहरू पर विचार करते हुए, लोकतंत्र के बारे में इतनी दुर्लभ बातें की हैं। और मेरा ख्याल है कि वो अकेले ऐसे लेखक के रूप में आज हमारे सामने हैं जो समाज से उनका नाभिनाल रिश्ता, एक लेखक का समाज से, देश की राजनीति से, व्यवस्था से, जहाँ सांस ले अपने पर्यावरण से क्या रिश्ता हो सकता है, इसके वो जीते जागते गवाह के रूप में हमारे सामने है, वक्त के सामने है। और वक्त के सामने वो सही बात कहने से उनको रोका नहीं जा सकता है। आप जानते हैं, सच्चा लेखक वही होता है जो सही बात कहने से अपने को झिझके नहीं और उसको वो अपने को रोक भी नहीं सकता। जब हम आज उनकी आलोचना पर बात कर रहे हैं तो देखने की बात है कि अशोक जी से आप
उनके विचारों से सहमत हूँ या असहमत हूँ, लेकिन उनकी एक जो खूबी है कि वो अपनी बात को कहने में कभी झिझकते नहीं हैं। तो टूक लहजे में अपनी बात कहते हैं। और आप मतलब पिछले 50 वर्षों से, लगभग आधी शताब्दी से ऊपर का समय हो गया। पिछले दिनों मैं जब उनसे एक इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने कहा मुझे लिखते हुए कोई एक्स 61 साल हो गए। तो मैंने कहा कि ठीक है, आपसे 61 सवाल मैं पूछूंगा। तो उन्होंने मनोविनोद में कहा, तो ये आधी शताब्दी से जिस लेखक का समय आ, हमेशा एक तरह से संवाद करते हुए बीता हो, ये तो हिंदी में वो अपने आप में मतलब कुछ कुछ एक लेखकों में है जो अपने वक्त से निरंतर संवाद करते हैं। ये बात विपिन शाही के बारे में कही गई थी कि वो एक बहस करते हुए आदमी थे, हमेशा खुद से भी और दूसरों से भी। और यही चीज नामवर सिंह में भी रही। और मैं अब देखता हूँ कि वो चीज उस परंपरा में अशोक जी के साथ मौजूद है। तो उनकी आलोचना क्यों आकृष्ट करती है नई पीढ़ी को। और हम लोग जब लिखना शुरू किए थे तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह यही थी कि वो सही बात कहते हैं और सही बात अपने विचारों के सबसे बड़े वकील हैं। सच्चा आलोचक वह है जो अपने विचारों उस पर अड़ा रहे। अगर कह दिया कि शमशेर एक बड़े कवि हैं तो है, मुक्तिबोध एक बड़े कवि हैं, और बाद के समय में उन्होंने कहा आगे को भी जोड़ दिया और उस पर अड़े हुए हैं। तो ये एक साहस है और इस साहस की मैं तारीफ करता हूँ। उनकी आलोचना की यात्रा को अगर आप देखें तो वो हिंदी के, आप जानते हैं कि वो कवि आलोचक है। हिंदी में मतलब कुछ तो विशुद्ध आलोचक है, लेकिन आप जिसको विशुद्ध आलोचक कहते हैं वो भी कहीं न कहीं कवि है रहा है। ये बात आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल से लेकर के हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह आदि लोगों में भी देखेंगे तो वो आलोचक होने के साथ साथ शुरुआती दिनों में एक कवि के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। तो आलोचक का जो गुण होता है, सबसे बड़ा गुण कि हर आलोचक के भीतर एक सहृदय मनुष्य है। सबसे पहले तो ये है। और सहृदय, हमारे यहाँ हमारी परंपरा में आलोचक को सहृदय कहा गया, आलोचक नहीं कहा गया, समालोचक कहा गया। सहृदय, सहृदय होना, अगर कोई सहृदय व्यक्ति नहीं है तो वो लेखक नहीं हो सकता और आलोचक भी नहीं हो सकता। ये जो सहृदयता का जो भाव है कवि आलोचकों में, मुझे लगता है कि ये दोनों चीजें साथ साथ चलती है। और खासतौर से अशोक जी को आप देखिए, मलयज को देखिए, विष्णु खरे को देखिए, रमेश चंद्र शाह भी कवि आलोचक रहे हैं। इन सबको आप देखेंगे तो इनके ये कवि भी हैं, आलोचक भी हैं। जब ये आलोचना लिखते हैं तो इनके भीतर का जो कवि है, जो सक्रिय कवि है, वो एक तरह से सेंसर का भी काम करता है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि आलोचक खराब कविताएं भी लिखते हैं।
इसलिए बहुत सारे कवि जो बाद में आलोचक के रूप में प्रतिष्ठित हुए, उन्होंने जो है अपने को रोक दिया। खुद नामवर जी ने भी मुझसे एक बार कहा कि भाई अपने समय में तो वो गीत वगैरह लिखा करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि मैं ये काम ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए आलोचना की ओर उन्मुख। अब देखिए कि आजादी के बाद 67 के बाद मैं बात करूंगा कि 67 के बाद जो है आलोचना के सीन में जो कुछ ही मतलब मुख्य रूप से तो मुझे लगता है 4 आलोचक ऐसे हुए हैं जो महत्वपूर्ण हैं। उसमें अशोक वाजपेयी, रमेश चंद्र शाह, विष्णु खरे और मलयाज। ये 4 नामचीन आलोचक के रूप में उभरे थे और नामवर जी के बाद की ये पीढ़ी के हैं। मतलब ये 7वें दशक के 67 के बाद की जो कविता आई, जिसको अशोक जी ने युवा कविता कहा है। आप देखिए कि उस 7वें दशक की कविता का जो युवापन है, ये हीरोइक्स है, और वो जाहिर है कि मोहभंग की कविता है। उसके सबसे बड़े भाष्यकार के रूप में अशोक वाजपेयी आते हैं। शाह की आलोचना मुझे पसंद नहीं है। कई बार तो मुझे समझ में नहीं आता कि शाह साहब क्या लिख रहे हैं, लेकिन खरे की और मलयज की और सबसे ज्यादा अशोक वाजपेयी की आलोचना मुझे महत्वपूर्ण लगती है। क्योंकि उन्होंने अपने समय की कविता को एक तरह से अन्वेषित किया। जैसे कविता के नए प्रतिमान को जब लिख रहे थे, तो नामवर जी ने नई कविता की समय को, उसकी खासियत को, उसकी क्या विशेषताएं हैं, और जो उस समय की जो वैचारिक बहसें हैं, इस सारी चीजों को उन्होंने कविता के नए प्रतिमान में समेटने की कोशिश की। उस दौर में जितनी भी नई कविता पर काम किया था, तो उस दौर के लगभग सभी आलोचकों की कृतियों का यथाशक्ति अवगाहन किया था। तो मैंने यह पाया कि केंद्रीय रूप से नामवर जी ने नई कविता को अन्वेषित किया। उसके बाद की आलोचना को आप ठीक देखें, 7वें दशक की जो कविता है, उसको पकड़ने का, केंद्रीय रूप से पकड़ने का कार्य अशोक जी ने युवा कविता को। आदेश 70 में उनकी जो पहली किताब है फिलहाल, पतली सी किताब है, लेकिन वो एक तरह से मुझे लगता है कविता के नए प्रतिमान के बाद जो कविता का संसार एक तरह से सामने आया, उसको उजागर करने का जो श्रेय है वो अशोक जी। युवा कविता क्या है, क्या उसकी खासियत है, उस दौर की अगर फिलहाल के निबंधों को आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज दिखाई देगी। मजे की बात यह है कि वो युवा कविता को अन्वेषित करते हुए उसके प्रवक्ता नहीं बनते हैं। कई बार आलोचक जो कवि भी हो, वो प्रवक्ता के रूप में पेश करता है। जैसे कवितावाद के बहुत सारे जगदीश चतुर्वेदी, श्याम परमार, आप जानते हैं, बड़े विलक्षण उस दौर के कविता के भाष्यकार थे। दुर्भाग्यवश उनकी मतलब जल्दी अवसान उनका हो गया, क्योंकि उनके पास कविता को समझने की कुंजी श्याम परमार के किताब में।
वो कविता को किस तरह से देख रहे थे। अगर आप नई पीढ़ी के लोग कविता का नाम भर सुने हैं, लेकिन कविता क्या है इसके बारे में कम जानते हैं। तो अगर आप गौर करें तो उस समय जो है अशोक जी ने युवा कविता को अन्वेषित किया। आप जानते हैं नई कविता के बाद किस्म किस्म के आंदोलन चले, दर्जनों आंदोलन चले, उसमें बहुत सारी अराजकता है। कविता खुद अपने आप में एक अराजकता है। कविता के विरोध में अशोक जी ने बहुत महत्वपूर्ण लेख लिखे हैं, उसको पढ़ा जाना चाहिए कि कैसे वो हस्तक्षेप कर रहे थे। और युवा कविता का जो विद्रोह है और उसकी जो धारा है, उसकी जो तेजस्विता है, उसको वह उजागर करते हैं। आप देखिए कि मैं एक उदाहरण पढ़कर सुनाना चाहता हूं कि कैसे अशोक जी जो है युवा कविता को उद्घाटित कर रहे थे। उस दौर में आप जानते हैं कि अशोक जी की जो पहचान बनी, वो आप जानते हैं कि हर युवा जो है अपने सामने जो है अपने समय के सबसे मतलब वरिष्ठ से टकराता है, जो शिलाखंड की तरह हो। उस समय आप जानते हैं कि अज्ञेय की धूम क्या थी। अज्ञेय लंबे समय तक कविता के परिसर में छाए रहे, बड़ी लंबी जमात रही। अज्ञेय का एक स्कूल भी चला, बाद में वो विफल हो गया, बंद करना पड़ा। और चौथा शतक आते आते वो खुद ही अप्रासंगिक हो गए। तो आप देखिए कि एक अशोक जी ने उस दौर में कितनी नाव में कितनी बार संग्रह की समीक्षा लिखी थी। आज मैं उसे वर्षों बाद पढ़ रहा था तो मेरा ध्यान गया। मैं श्रोताओं को और मित्रों को वो सुनाना चाहता हूँ। और कितने बेधक अंदाज में उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने लिखा है कि कितनी नाव में कितनी बार लिखी समीक्षा बूढ़ा गिद्ध क्यों पंख फैलाए। अशोक वाजपेयी द्वारा अज्ञेय की काव्य दृष्टि के अस्वीकार का एक तीव्र उन्मेष है। तब अशोक ने अज्ञेय के काव्य वैभव को अस्वीकार करते हुए साफ कहा था कि कितनी नाव में कितनी बार का मुहावरा उत्सव धर्मी है। उन्होंने अज्ञेय के कवि कर्म को कटघरे में खड़ा करते हुए स्पष्ट कहा था कि अज्ञेय ने समकालीन रचना प्रयत्न को कभी व्यक्तित्व की खोज कहा, कम से कम उनका अपना साहित्य ऐसी ही खोज का साहित्य था। अगर ये कविताएं साक्ष्य मानी जाएं तो लगता है कि यह खोज समाप्त हो चुकी है और अब उनका मुहावरा खोज का नहीं, सिद्ध का है। पर जो व्यक्तित्व उपलब्ध हुआ है वह समृद्ध, उदार, लचीला नहीं, अपनी गरिमा पर मुग्ध व्यक्तित्व है। वह अपने आत्मदान को चरितार्थ उतना नहीं करता जितना उसका उत्सव बनाता है। ये एक युवा आलोचक का उस दौर में एक चेहरा था जिन्होंने बूढ़ा गिद्ध क्यों पंख फैलाए शीर्षक, उसकी आज तक इस समीक्षा की चर्चा होती रहती है और उससे एक अशोक जी को पहचान मिली। आप देखिए कि इसमें जो इन्होंने बात कही है कि अज्ञेय व्यक्तित्व की खोज के कवि है और जाहिर है कि व्यक्तित्व की खोज में ही जीवन भर वह घिरे रहे, तो यह एक तरह का व्यक्तिवाद है।
इस लेख में उन्होंने व्यक्तिवाद को अस्वीकार किया है। हमारे मार्क्सवादी आलोचक ये भूल जाते हैं कि उस दौर में ही अपनी पहचान निर्मित करते हुए अशोक जी ने व्यक्तिवाद का विरोध किया था और व्यक्तिवाद के सबसे उस दौर के पुरुष, काव्य पुरुष अज्ञेय से उन्होंने सीधी भिड़ंत की थी। उस भिड़ंत का नतीजा आप जानते ही हैं कि वर्षों तक उनके और उनके बीच, दोनों के बीच में संवाद तक नहीं था। लेकिन उन्होंने उस दौर में अज्ञेय की तीखी आलोचना की और नई कविता के बारे में उन्होंने कहा कि नई कविता की सर्वोत्तम उपलब्धि मुक्तिबोध है। ये उन्होंने लिखा है। अज्ञेय के बरक्स जितने भी उस दौर के, आप नई कविता के उस दौर को देखिए तो जितने अज्ञेय के फॉलोअर थे, अज्ञेय के बिना और किसी की बात ही नहीं सुनते थे। इतनी आलोचनाएं अज्ञेय के बारे में, अज्ञेय के पक्ष को उद्घाटित करने के लिए लिखी गई हैं, पटा हुआ है। अध्यापकों से लेकर के और उनके फॉलोअर लोगों ने लगातार अज्ञेय पर लिखा है और आलोचना का एक शब्द भी नहीं लिखा। तो उस दौर में 60 के तुरंत बाद अशोक जी ने जो है मुक्तिबोध को नई कविता की उपलब्धि बताया था। ये गौर करने की बात है कि नई कविता की सर्वोत्तम उपलब्धि उन्होंने कहा कि मुक्तिबोध है। अब आप सोचिए कि 60 के बाद के कवियों में चर्चा करते हुए उन्होंने 3 कवियों को महत्वपूर्ण बताया था। रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा और केदारनाथ सिंह। उनकी निगाह में ये जो 3 कवि हैं, ये जो है नई कविता के बाद का जो प्रस्थान है हिंदी कविता का 60 के बाद, उसकी ये 3 विभूतियां हैं और ये केंद्रीय कवि हैं। और उन्होंने सीढ़ियों की धूप और श्रीकांत जी की माया दर्पण, इन दोनों कवियों का जिक्र करते हुए उपलब्धि कहा। आप देख रहे हैं कि रघुवीर सहाय तो 80 के बाद के कवियों के सबसे बड़े मॉडल बने, बल्कि मैं देख रहा हूँ कि रघुवीर सहाय स्कूल ही हिंदी कविता में शुरू हो गया। और हमारे बहुत सारे मित्र जानते होंगे कि आईटीओ पुल की 90s के दौर में आईटीओ पुल बहुत मशहूर था। आईटीओ पुल की कविता जो है वो अज्ञेय की, मुक्तिबोध, ये रघुवीर सहाय की ही परंपरा का एक तरह से उन्मेष था और कमोवेश आज भी है। इस तरह आप देखिए केदारनाथ सिंह का भी एक स्कूल बना, खासतौर से लोक जीवन की कविता को लेकर के जितने भी कवि आए, नए कवि आए, वो केदारनाथ सिंह की परंपरा के कवि हैं। लेकिन श्रीकांत इन दोनों से अलग कवि हैं, सप्तकों से अलग। सप्तक के कवियों से वो बाहर हैं, अपने दौर का अत्यंत महत्वपूर्ण कवि, लेकिन वह सप्तकों की दुनिया से बाहर है। तीसरा सप्तक निकला तो उसमें श्रीकांत जी नहीं है।
श्रीकांत ने अपना रास्ता खुद तय किया, कृत निकाल कर। और जाहिर है कि उनके आदर्श कवि मोक्तिबोध थे। आप देखिए कि ये कितनी गहरी समानता है कि उस दौर में अशोक वाजपेयी और श्रीकांत वर्मा जो दोनों बहुत ही घनिष्ठ मित्र, और ये तो पछाड़ के रहने वाले, इनके पूर्वज पछाड़ के थे अशोक जी के, लेकिन मध्य प्रदेश के ही माने जाते हैं। सागर में इनका बचपन बीता, युवा काल में भोपाल रहे। तो श्रीकांत जी और अशोक जी में कितनी गहरी समानता है, और दोनों के आइडियल मुक्तिबोध रहे। मुक्तिबोध को लेकर के उन्होंने भारतभवन में इतने सारे, सतह से उठता हुआ आदमी एक फिल्म ही बनाई, इतने कार्यक्रम, इतनी चीजें मुक्तिबोध पर उन्होंने किया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि वो जो मुक्तिबोध जो है, मुझे लगता है कि नई कविता के भीतर और आज भी कमोवेश, हालांकि उनकी राह पर चलना बहुत आसान नहीं है, चला ही नहीं जा सकता है। आप जानते हैं कि वो उनका कोई स्कूल भी नहीं बना। अशोक जी ने ही कभी दिल्ली के एक भाषण में कहा था कि मुक्तिबोध ही एक ऐसे कवि है जिनका कोई स्कूल नहीं है, बना ही नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि उस परंपरा में श्रीकांत भी एक ऐसे कवि रहे हैं जिनका कोई स्कूल नहीं है। उस दौर में आप देखिए कि अशोक जी ने इन दोनों कवियों का उल्लेख करते हुए और जो बातें लिखी हैं, मैं एक एक उदाहरण पढ़ता हूँ। रघुवीर सहाय की कविता के पास जाते कुछ वैसा प्रश्न उठता है जैसा कि ऊपर बताया गया है, और कविताओं के कतिपय अनुभव वृत्तों से गुजर जाने के बाद कुछ कुछ उस उत्तर के समीप होता है जो ऊपर सुझाया गया है। क्या ऐसी कविता आपके जीवन को एक ऐसी गति के रूप में प्रस्तुत नहीं करती जिससे या तो आप अनभिज्ञ थे या जिसे किसी अस्पष्ट रूप से महसूस भर कर पाते थे? और इससे भी आगे ऐसी कविता क्या आपके क्षुद्र और व्यवस्थित और यांत्रिक लगते जीवन और तत्संबंधी संघर्ष को उसकी वास्तविक गरिमा, व्यवस्था और मानवीयता से जीवन को आलोकित नहीं कर देती? ये सीढ़ियों की धूप में उन्होंने समीक्षा करते हुए बात कही थी। उस दौर में, फिलहाल के दौर में, उसी दौर में श्रीकांत जी के बहुचर्चित काव्य संग्रह मायादर्पण के बारे में जो बात कही है, कितनी अर्थपूर्ण है। मायादर्पण की दुनिया दहशत की, भयावह और अक्सर अप्रत्याशित संबंधों की दुनिया है, लेकिन उनमें से गुजरते हुए आप पाएंगे कि श्रीकांत वर्मा के क्षुब्ध और तीखे स्वर के बावजूद उनकी करुणा लक्ष्य करने से आप बच नहीं सकते। दोनों में, यानी कि क्षोभ और करुणा में, जहां तक कविता का सवाल है, वह अंतर विरोध नहीं है। एक आखिरी वाक्य क्या बात उन्होंने लिखी है कि श्रीकांत वर्मा की कविता में यह फिर प्रमाणित होता है कि उनकी जैसी तेज तर्रार, पोर पोर आधुनिक और प्रखर क्षुब्ध युवा कविता में करुणा अनुभूति का एक बुनियादी तत्व ही हो सकती है। यही नहीं, बल्कि यह करुणा की भावना मेरी समझ में उनकी कविता में चरितार्थ, छटपटाहट, क्रोध, ऊब और चिढ़ को मानवीय रूप से तात्कालिक बनाती है। उनका एक वाक्य, जब मैं रिसर्च कर रहा था और श्रीकांत जी पर ही काम कर रहा था एमए में पढ़ते हुए, तो यह वाक्य मुझे खुद याद है कि अगर आपने यह धारणा बना ली है कि श्रीकांत वर्मा सिर्फ नरक और दहशत भर के कवि हैं, तो अब उसे सुधारना जरूरी है। ये अशोक जी के ही शब्द हैं। आप देखिए कि
एक और दिलचस्प बात मैं कहना चाहता हूँ कि उस दौर की युवा कविता को विश्लेषित करते हुए श्रीकांत को उन्होंने हिंदी का पहला नाराज कवि कहा था। ये तेज तर्रार गुस्से और क्षोभ और असंतुलन के जो कवि के रूप में उन्होंने श्रीकांत की कविता को महत्व दिया। एक युवा मन की बेचैनी और उसकी छटपटाहट और उसकी आकांक्षाएं उसको किस तरह से अपने आलोचकीय विवेक के साथ उन्होंने उस समय की कविता को रेखांकित किया। आप देखिए उस समय सिर्फ ये 3 ही कवियों की चर्चा वो नहीं कर रहे थे। उस दौर के आप देखिए धूमिल, कमलेश, राजकमल चौधरी, प्रयाग शुक्ल, मणि मधुकर, रुद्रनाथ सिंह, श्रीकांत वर्मा, रघुवीर सहाय, गंगा प्रसाद विमल, जगदीश चतुर्वेदी, श्याम परमार, सौमित्र मोहन, कैलाश वाजपेयी आदि पर अशोक की दिलचस्प टिप्पणियों से इन कवियों के कवि कर्म का जायजा लिया जा सकता है। इन सारे कवियों को उन्होंने फिलहाल में सूत्रबद्ध किया और उनकी खासियत को एक तरह से विश्लेषित किया, उनकी सीमाओं को भी बताया। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सीमाओं को भी बताया। जैसे उदाहरण के लिए उसमें जो लेख है, जरा उनके शीर्षक आप देखिए। दृश्यालेख, तलाश के 2 मुहावरे, कुछ युवा कवि, युवा लेखन, साहस और उग्रता की पड़ताल, युवा कविता की आलोचना, कविता एक नई रोमानियत, नए पुराने का झगड़ा, बदलता मुहावरा, समकालीन कविता जैसे लेख, 7वें दशक की कविता की दिशा और दृष्टि को समझने का एक साहसिक, उत्तेजक और प्रामाणिक उपक्रम है। ये जो उसके जो निबंधों के शीर्षक हैं उनको आप गौर करिए। तो ये आप देखिए 7वें दशक की कविता को उन्होंने विश्लेषित किया। और फिर आप देखिए कि वो दौर, हम तो तब विद्यार्थी थे और एमए के छात्र थे और 80 का वह वर्ष मैं भूलता नहीं। कविता की वापसी के वर्ष में उसकी चहुओर चर्चा थी। पक्ष और विपक्ष में इतनी सारे घमासान छिड़े हुए थे और अशोक वाजपेयी को यह कहा गया कि सरकारी खरीद कराने का उपक्रम है। बहुत कुछ शब्दों में उन्हें लांछित करने की चेष्टा की गई। लेकिन उस दौर में भी मतलब 80 की कविता का जो उभार है, एक साथ इतने काव्य संग्रह आए। अगर उस दौर में जो कविता विशेषांक है जिनके पास होगा, अगर उसको उलटिए तो आप देख सकते हैं कि 80 के दशक में जो 8वें दशक के कवि आए वो सभी कवि उसमें शामिल हैं। उनकी कविता और उनकी कविता के बारे में टिप्पणियां और लेख, और कई पीढ़ियां उसमें केदारनाथ सिंह भी हैं, कुंवर नारायण भी हैं, श्रीकांत वर्मा भी हैं, रघुवीर सहाय भी हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 80 में जो कविता का एक तरह से उभार हुआ, उसको भी अशोक वाजपेयी ने पूर्वग्रह पत्रिका के बहाने और उद्घाटित किया, सामने लाया। ये उनका कविता प्रेम था। कविता आलोचक तो वो आलोचक यूं ही नहीं बड़े लगते हैं। कविता के प्रति उनका लगाव शुरू से ही रहा। अपने छात्र जीवन से ही वो पत्रिका निकालने के लिए बेचैन थे। आप देखिए समवेत जब उन्होंने निकाला, समवेत में जिन कवियों को उन्होंने शामिल किया,
गोरखपुर के एक ऐसे कवि जिसको, जो बेचारे रेलवे में मुलाजिम थे और हम लोगों के मतलब स्थानीय साहित्यिक गुरु देवेंद्र कुमार थे। देवेंद्र कुमार जैसे अलक्षित अज्ञात कुलशील के एक उनका ये प्रचलित मुहावरा ही बन गया बाद में। उस कवि को भी उन्होंने खोज निकाला और उसका संग्रह एक काव्य पुस्तिका प्रकाशित किया। तो ये एक एक आलोचक की जो भूमिका होनी चाहिए एक कवि की, उसको उन्होंने जाहिर किया। अपने समय पर तीखी निगाह, इतनी तीखी निगाह का मुझे उसके बाद की पीढ़ी में उनको दिखाई नहीं देता। हम सब लोग कविता के प्रेमी हैं, लेकिन उस तरह से नहीं बन पाए। ये हम लोग की सीमा भी हो सकती है। एक दौर में मैं अपने समय की कविता का हर 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 कविता के पास पहुंचना चाहता था। कितना पहुंच पाया मैं नहीं जानता, लेकिन अशोक जी हर दौर में अपने समय की कविता, अपने बाद की कविता के पास रहे। न केवल हिंदी की कविता बल्कि समग्र भारतीय कविता। उनके आलोचना के आलोचक व्यक्तित्व की जो धज है वो ऐसे ही नहीं बढ़ी हुई। इसमें हिंदी कविता की जो हमारे जो पूर्वज कवि हैं उनकी अस्थियां तो हैं ही, भारतीय कविता के जो बड़े बड़े कवि हैं वो भी उसमें शामिल है। और उसके बाद विश्व के भी कवि, विश्व के जितने बड़े कवि हैं वो सबको वो देखते हैं। ये कविता मतलब एक आलोचक, ये चीज हमने सिर्फ और सिर्फ मतलब नजदीक रहने के कारण हो सकता है औरों में भी हो, लेकिन ये चीज मैंने उनके अलावा नामवर जी भी देखी, श्रीकांत जी में भी देखी। श्रीकांत जी भी जब विदेश से लौटते थे तो सिर्फ कविता संग्रह ही और किताबें और नई चीजें उनके पास होती थी। अशोक जी के साथ लगातार वो चीजें, कभी कभार में उन्होंने हम सब लोगों को किस तरह से विश्व कविता, विश्व के नए विचारों को किस तरह से उन्होंने हिंदी के पाठकों के लिए को समृद्ध किया है। आलोचक का काम ये भी है। ये काम उन्होंने 8वें दशक की कविता को भी उद्घाटित किया है। और लगातार, अब जैसे उदाहरण के लिए सिर्फ एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, जो उन्होंने 8वें दशक के आलोक धर्मा जिनकी बड़ी चर्चा आप जानते हैं, बहुत कम कविताएं लिखी हैं, एक संग्रह उनका आ पाया है, लेकिन अशोक जी की निगाह, पतंग उनकी बड़ी महत्वपूर्ण कविता है। और पतंग की तारीफ उन्होंने किस तरह की है, आज मैं इसे जब पढ़ रहा था तो मैंने कहा कि ये जो दृष्टि होनी चाहिए, मैं उस अंश को जैसे उन्होंने कहा है कि इन पंक्तियों की, अब पतंग कविता को जिसने पढ़ा है, जिन मित्रों ने पढ़ा है, जिन पाठकों ने पढ़ा है, वो इस चीज को समझ सकते हैं। बहुत ही अच्छी कविता है। इन पंक्तियों की मासूमियत और नाजुक दुनिया अवास्तविक और निरा सरलीकरण होती अगर कविता में पहले इस भयावहता का सक्रिय एहसास न होता जो कि उसके पूर्वार्ध में है। मासूमियत की रक्षा एक ऐसी दुनिया में करना है जहां बच्चों और चिड़ियों को मारना हमने हमने बंद नहीं किया है। कविता इस भयानकता से पूरी तरह दोचार होते हुए हमारे लिए एक नाजुक का सपना देखती है। चिड़िया और बच्चों के संसार के विरुद्ध
वह जिस मासूमियत की रक्षा करती है, वो दरअसल कठिन समय में हमारी बुनियादी मानवीयता का ही पुनराविष्कार है। अब आप सोचिए, इस तरह की इस तरह कविता को विश्लेषित करने की कितने लोगों के पास क्षमता है। अगर आलोचक के भीतर, और खास तौर से कविता के आलोचक के भीतर, अगर उसके भीतर कवि न बैठा हो, कवि का संस्कार न बैठा हो, उसके मनोभाव न बैठे हो, तो वो कविता को समझ ही नहीं सकता। इसलिए नहीं कि आप देखिए कि जितने भी हमारे यहाँ बड़े आलोचक हुए हैं, उनकी कितनी बारीक निगाह है। खासतौर से रामचंद्र शुक्ल, तुलसीदास पर आजकल बड़ा हल्ला मचा हुआ है। पता नहीं लोगों ने रामचरितमानस को तो पढ़ा है कि नहीं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल की तुलसीदास पर लिखी गई आलोचना को पढ़ा है कि नहीं, पढ़ना चाहिए। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल कोई साधारण लेखक नहीं थे। अगर यूरोप में पैदा हुए होते तो उनका महत्व जॉर्ज लुकास से कम ना होता। किस तरह से तुलसीदास खासतौर से मानस के प्रसंगों की व्याख्या करते हुए, एक जगह उन्होंने लिखा है कि क्षमा पाठक हमें क्षमा करें, मैं कुछ बह गया हूं। तुलसीदास की पंक्तियों के साथ मैं बह गया हूं। मैं जब इस अंश को पढ़ रहा हूं अशोक जी की, क्या वो नाजुक दुनिया, पतंग, बच्चे, और कैसे इस कविता को वो विश्लेषित कर रहे हैं, ये गौर करने की बात है। इसीलिए आलोचना की सैद्धांतिकी लिखने वाले तो बहुत सारे आलोचक आपको मिल जाएंगे, और ये प्राध्यापकीय आलोचना तो यही काम करती रही है। लेकिन कविता की आलोचना के लिए जो है, आप कवि हो या ना हो, सहृदय तो हो भाई, ये सहृदयता है। अशोक जी ने एक बातचीत में कहा है कि सहृदयता, संवेदना, विवेक और साहस, ये चार चीजें होनी चाहिए। अगर ये चार चीजें नहीं है तो आप अच्छे आलोचक नहीं हो सकते। क्योंकि सहृदय ही नहीं हो सकते तो आलोचक कैसे अच्छे होंगे। सहृदय होना बहुत जरूरी। ये सहृदय, जो सहृदय है वही ये आलोचना लिख सकता है। लेकिन विवेक और साहस भी बहुत जरूरी है। जैसे उन्होंने तमाम जो अति क्रांतिकारिता से पीड़ित लोग थे 7वें दशक के, उन्होंने बड़ी कड़ी आलोचना की और कहा है कि ये फैशन है। कुमार विकल, वेणुगोपाल, कुमार वेणुगोपाल, ये एक कवियों की उन्होंने बड़ी सख्त आलोचना की है और कहा कि ये नकली है, ये नकली क्रांतिकारिता है। तो इसको जो है अशोक जी सही बात कहते हैं, और उसमें इसलिए नहीं कि युवा कविता में सब अच्छा ही अच्छा है, जो कमियां हैं उसको भी उद्घाटित, ये विवेक है। और साहस ये है कि सही बात को सही समय और सही जगह पर कहा जाए। ये चीज हमें कई बार नामवर जी के लेखन में भी ये चीज दिखाई देती है। बाद में उनको, हालांकि हर आलोचक की, हर लेखक की कुछ सीमाएं होती हैं। हो सकता है अशोक जी की भी सीमा हो, लेकिन नई पीढ़ी को, जो आदमी 60 साल से लिख रहा है, नई पीढ़ी के लोग बिना पढ़े हुए ही
रिजेक्ट कर देते हैं। पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो लेकिन पढ़ा जाना चाहिए। बिना पढ़े आप सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते। एक और बात, मैं अशोक जी के बारे में, अशोक जी के आलोचना के बारे में बहुत सारी चीजें कही जा सकती हैं, लेकिन मोटे तौर पर जो चीजें हैं वो मैं कहना चाहता हूँ कि अशोक जी देखिए, मुख्यतः तो कविता के ही, मुख्यतः तो कवि है। कवि ना होते तो इतने अच्छे अच्छे आलोचक नहीं होते। देखिए मलेज भी बहुत अच्छे आलोचक हैं, मलेज बहुत अच्छे आलोचक हैं, लेकिन मलेज की कविता बाद में रुक गई। अशोक वाजपेयी की कविता लगातार आगे बढ़ती गई। जो अंश आप अभी पढ़कर सुना रहे थे, आज से 25-28 साल पहले मैंने लिखी थी, और उस दौर में नामवर जी ने उन्हें देह और गेह का कवि कहा था। मैंने उन्हें पढ़ते हुए, शीर्षक ही है कि सिर्फ देह और गेह के कवि नहीं, मैंने कहा कि वो सिर्फ देह और गेह के कवि नहीं, उनकी कविता का जो भूगोल है बहुत व्यापक है। मनुष्य, पर्यावरण क्या नहीं है, बहुत व्यापक है, उसको पकड़ने की जरूरत है। हमारी जो कविता एकरस हो गई है। अब देखिए अशोक जी की एक ब्यूटी ये भी है कि वो एक रसता के विरुद्ध है। कोई भी चीज, अच्छी से अच्छी चीज, और लगातार वही 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 वही। उन्होंने युवा कविता की आलोचना करते हुए कहा कि कई बार तो मुझे लगता है कि एक ही कवि विभिन्न अलग अलग नामों से कविताएं लिख रहा है। आप पूर्वग्रह का वो कविता विषयांक उठाकर वो संपादकीय पढ़िए, उसमें ये बात लिखी है। एक ही तरह की भाषा, एक ही तरह का मुहावरा, एक ही ढंग का जो है, आप एक ही संसार को बार बार विश्लेषित, कितनी बार सामाजिकता की कितनी बात करें। मुक्तिबोध का जो, मुक्तिबोध क्यों बड़े कवि, क्योंकि आत्मसंघर्ष और बाह्य संघर्ष, आत्मसंघर्ष की जितनी कविताएं हैं उनके पास, और बाह्य संघर्ष की। अगर सिर्फ बाह्य संघर्ष होता तो इतने बड़े कवि न होते। जो अशोक जी की पसंद है, और नामवर सिंह की भी पसंद है, और बहुत, अब मार्क्सिस्टों के तो वह एक जीवन गीता की तरह है, सिरहाने रख करके मुक्तिबोध को सिरहाने रखा जाए और उन्हें सुबह उठकर पढ़ा जाए। एक साहित्यिक की डायरी, मैंने एक दिन क्लास में बच्चों से कहा कि भाई एक साहित्यिक की डायरी को सिरहाने रखकर तुम लोग पढ़ा करो। तो ये सिरहाने जो रखने की बात है, निराला, मुक्तिबोध, ये इसकी खोज उस दौर में, जाहिर है कि अज्ञे ने तो नहीं की, अज्ञे भी आवश्यक थे, लेकिन अज्ञे ने उनकी जहां भी लिखा है मुक्तिबोध के बारे में, तो उनकी कविता के बहुत, वो तलबगार नहीं थे। स्वयं निराला की कविता के भी वो बहुत तलबगार नहीं रहे। आश्चर्य की बात है, रामविलास जी मुक्तिबोध की कितनी भर्त्सना करते हैं, रहस्यवादी और क्या क्या, लेकिन इस चीज को अशोक जी ने उस दौर में और आज भी मुक्तिबोध को अपनी आलोचना का, काव्य आलोचना का एक जो केंद्रीय जो पुरुष है वो, उससे उन्होंने, उनके देखिए दूसरी पसंद शमशेर। अब आप कहेंगे शमशेर, शमशेर में ऐसा क्या है? देखिए अशोक जी बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि
कविता में जो है सूक्ष्मता होनी चाहिए। और सही बात है, कविता अगर सूक्ष्म नहीं होगी तो और क्या सूक्ष्म होगा भाई। सूक्ष्मता तो बहुत जरूरी है। आप अपनी सारी बात को खोल करके रख देंगे तो वो कविता में कहाँ है। सूक्ष्मता और जटिलता, जटिलता की तारीफ मैं नहीं करता हूं, लेकिन सूक्ष्मता तो जरूरी है ना। संकेत, सूक्ष्मता, आप कितनी बारीक निगाह रखते हैं चीजों के प्रति। आप देखिए, उनकी आलोचना का एक एक और जिसकी चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा, और मेरा ख्याल है कि आप सब लोग मुझसे सहमत होंगे कि अशोक जी ने विनोद कुमार शुक्ल जैसे कवि को उस दौर में, जब मैं तो विनोद कुमार शुक्ल को तो कोई कवि मानता ही नहीं था। पिछले 20 के 20 साल पहले मतलब विनोद कुमार शुक्ल को तो परिहास की चीज बना दिया गया। वह आदमी नया गरम कोट पहन कर चला गया विचार की तरफ। दिल्ली की सड़कों पर नए नए जो हमारे कालीन थे, वो विनोद कुमार शुक्ल एक परिहास की चीज थी, और उसकी हिमायत करने वाले अशोक वाजपेयी भी उनके लिए व्यंग की चीज थी। देखिए उनकी नजर में यही एक कवि है। लेकिन आप देखिए कि विनोद कुमार शुक्ल आज हमारे समय के कितने महत्वपूर्ण कवि हैं, कितने जरूरी कवि हैं। क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो उस कवि पर आप देखिए निगाह मुक्तिबोध की गई थी। मुक्तिबोध ने सबसे पहले विनोद कुमार शुक्ल की कुछ कविताएं श्रीकांत जी को कृति के लिए भेजी थी। वो चिट्ठी मैंने पढ़ी है। उन्होंने कहा कि इस कवि को आप देखिए, और कृति में प्रकाशित हुई उनकी कविताएं, और जाहिर है कि बड़ी चर्चा हुई। फिर श्रीकांत जी लिखते हैं कि उनकी कुछ और कविताएं भिजवाई। सबसे पहले लगभग जय हिंद जब उन्होंने पहचान सीरीज में प्रकाशित किया था विनोद कुमार शुक्ल की, उसके बाद 80 में जो उनके संग्रह है, उसके बाद लगातार इधर जो संग्रह आए हैं उनके विनोद जी के, उस तरह का ऑब्जर्वेशन अपने ढंग का एक एक बिल्कुल नया ऑब्जर्वेशन विनोद कुमार शुक्ल के पास है। उनके जैसा ऑब्जर्वेशन किस कवि के पास है? इतनी बारीक निगाह। आप जिसे परिहास की चीज समझते थे, अशोक वाजपेयी ने उनके बारे में सबसे पहले आलोचना की और उनकी कविता की तारीफ की है। और उन्होंने कहा कि ये कितने जरूरी कवि हैं, कितने महत्वपूर्ण कवि हैं, और कैसे ये एक अलग कवि है, अलग उनका मुहावरा है। विनोद कुमार शुक्ल ऐसे कवि हैं कि उनकी कविता को अगर उनकी उनकी उनके नाम को हटा दिया जाए तो जागरूक पाठक तुरंत पकड़ लेता है कि ये विनोद जी की कविता है। उनका अपना एक मुहावरा है, अपना एक लहजा है। जाहिर है कि ये लहजा बना पाना, अपना मुहावरा पाना आसान काम नहीं। अपनी भाषा को अर्जित कर पाना आसान काम नहीं, बहुत कठिन है। पूरी उम्र बीत जाती है, संग्रह पर संग्रह आते जाते हैं लोगों के, लेकिन उनके पास ना अपनी भाषा है, ना अपना मुहावरा है। ये अशोक जी ने उस दौर में लगभग जय हिंद निकाल, जब पुस्तिका छपी थी, तभी उनकी निगाह और उन्होंने विनोद जी पर लिखा है। विनोद जी पर अभी हाल में भी एक लेख उनका आया है। तो ये जो मैं ये कह रहा हूं कि एक आलोचक की यह निगाह, जो आलोचक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या होता है? दृष्टि, लोचन, हमारी लोचन, आंखें,
दृष्टि, जब आपके पास दृष्टि रहेगी तभी ना आप देखेंगे, आप देखते ही नहीं। ये जो रेयरनेस है, किसी भी उस दौर के किसी भी, आप सोचिए कि विनोद कुमार शुक्ल पर तो इधर मैं देख रहा हूँ कई नई पीढ़ी के लोग भी लिख रहे हैं, लेकिन उस दौर में किसी ने भी उनको कभी नहीं माना। ये अशोक जी की निगाह। अशोक जी के बारे में ठीक कहा गया है कि वो दृष्टि की बंदी नहीं, दृष्टि के यायावर। यायावर होने का मतलब आवारा नहीं होता है और नहीं अराजक होता है। ये जो बहुलता शब्द है, इसकी बहुत ज्यादा मांग हमारे यहाँ हुई है। इसको अपनी परंपरा में आप जाएंगे तो रामचंद्र शुक्ल ने भक्तगाल की कविता के संदर्भ में बात कही है कि विरुद्धों का सामंजस्य। आलोचना कर्म जो है, बड़ा आलोचक जो है विरुद्धों के सामंजस्य की खोज करता है। ये काम अशोक वाजपेयी ने बाद में किया। जो ये कभी उन्हें बूढ़ा गिद्ध क्यों पंख फहराए लगते थे, बाद में उन्होंने कहा कि ये कविता के बड़े घर हैं, बदला। और मैं इसे अच्छी बात मानता हूँ। एक आलोचक को आप कभी हैं, आप अपने को बदल सकते हैं, आप अपनी भाषा बदल सकते हैं, अपनी काव्य भूमि बदल सकते हैं, बदलाव। और आलोचक का भी, आलोचक का अपना विवेक है। उसे आज लगा कि ये आज ये चीज ठीक है, 10 साल बाद लगा कि अरे नहीं, मुझसे चूक हो गई, उसने सुधारा अपने। उन्होंने आगे की खासियत की चर्चा करते हुए एक लेख में कहा है कि प्रकृति का वो अंतिम प्रकृति, प्रकृति के हिंदी के अंतिम प्रकृति के इतने बड़े कवि हैं। वो सही बात है। ये प्रकृति उनकी कविता में किस तरह से है, व्याप्त है, इसको उन्होंने पकड़ा। तो उन्होंने, ठीक है, आलोचक के भी अपने पूर्वग्रह, ये जो पूर्वग्रह, उनका नाम एक सिर्फ पत्रिका पर नहीं है, पूर्वग्रह। आलोचक के भी अपने पूर्वग्रह होते हैं, दृष्टि होती, अड़ा रहे। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि भाई तुलसीदास बड़े कवि हैं, उनसे बड़ा कवि कबीर नहीं है। तो उन्होंने अड़े रहे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि नहीं नहीं, कबीर जैसा कवि तो हजार हजार वर्षों में कोई पैदा होता है। अड़े रहे। ये आलोचक का एक पूर्वग्रह होता है, आप उसको कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। अक्सर आलोचकों से यह मांग की जाती, आपने इन पर नहीं लिखा, क्यों मैं लिखूं? मेरी पसंद, आप अपनी कविता लिखने के लिए स्वतंत्र हैं, तो मैं अपनी आलोचना लिखने के लिए भी स्वतंत्र हूं। आप जबरिया या नहीं कह सकते कि नहीं इस पर लिखिए। हाँ, भूल सुधार आलोचक भी करता है। जॉर्ज लुकास ने भी अपने जीवन में, दुनिया का महान आलोचक जॉर्ज लुकास ने भी तो जीवन के अंतिम वर्षों में कहा कि मैंने काफका और टॉल्स्टॉय के साथ अन्याय किया। तो ये जो भूल गलती होती है, ये आलोचक से भी होती है, लेकिन इस आधार पर आप आलोचक को कटघरे में नहीं रख सकते। ये जो बहुलता है, ये विरुद्धों का सामंजस्य ही तो है भाई। दृष्टि की बहुलता, केवल समाज ही समाज, प्रकृति,
जीवन के और पर्यावरण, नदियां, पहाड़, पठार, ये क्यों नहीं कविता के विषय वस्तु हैं भाई? 7वें दशक की जो क्रांतिकारी कविता है, तथाकथित क्रांतिकारी जो कविता है, आप उसमें जरा देखिए कि कितनी एक रास्ता है। हर कविता में क्रांति। जीवन में क्रांति इतनी आसान चीज है, जबकि खुद क्रांति जो है समाजवाद के बारे में कहा गया है, वो एक सपना। अगर आप समाज को बदलना चाहते हैं तो ये एक स्वप्न आप देखते हैं। एक लेखक की ताकत ही क्या है? शब्द है, शब्द ही उसकी ताकत है। इसलिए ये जो खुशफहमियां हैं, जो कि हर रचना में क्रांति ढूंढना जो है, ये जो है नासमझी है। इसलिए आलोचक में जो दृष्टि की बहुलता होनी चाहिए वो बहुत जरूरी है। ये चीज नामवर जी में भी थी। तो नामवर जी क्या हुआ? नामवर जी को कहा गया कि वो रूपवादी रुझान के उनके भी रूपवादी रुझान से जुड़ाव हो गया था। कविता के नए प्रतिमान के कई प्रतिमानों को कहा गया कि ये तो रूपवादी रुझान। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि अक्सर अशोक वाजपेयी को कलावादी, रूपवादी, पहले तो व्यक्तिवादी भी कहा जाता था। तो कई बार मैं सोचता हूँ कि क्या ये बात सच है? क्या उनकी रचनाओं पर पढ़ते हुए ऐसा लगता है, या उनकी आलोचना में कहीं व्यक्तिवाद की हिमायत है? तो मैंने पाया कि कहीं नहीं है ऐसा। मुझे लगता है कि कलाओं से जो उनका प्रेम रहा है, खासतौर से रूपंकर कलाएं, उससे जो उनका प्रेम रहा है, लगाव जो रहा है, उसके कारण उनको कलावादी कहा गया। कलावादी, कला, बिना कला के कविता संभव ही नहीं है भाई। लेकिन कविता सिर्फ कविता के लिए नहीं है, जीवन के लिए है। आप उनकी कविता को तो देखिए और उनकी आलोचना को भी देखिए। वो अपनी आलोचना में जीवन की हिमायत करते हैं, संपूर्ण जीवन की हिमायत करते हैं। कल कोई कह रहा था उस दिन, अष्टभुजा शुक्ली शायद इस बात को कह रहे थे कि आसन्न प्रसवा वहां पर मेरी भी निगाह गई। मैंने उस भूमिका में जिसका आप जिक्र कर रहे थे उसमें मैंने कहा है कि इस तरह की कविता हिंदी में लिखी नहीं गई। माँ पर तो बहुत सारी कविताएं लिखी गई। केदारनाथ सिंह की माँ पर लिखी कविता को श्रेष्ठ कविता माना जाता है। लेकिन आप सोचिए कि ये मौत की ट्रेन में दिदिया, ये उनकी कविता है। आसन्न प्रसवा माँ पर कविता लिखने वाले वो आप वो क्या है? वो उस कविता को आप, वो सिर्फ माँ पर ही कविता नहीं है भाई, एक भारतीय स्त्री के संघर्ष की भी गाथा। तो ये जो कलावादी कह करके उनको लांछित किया जाता है, ये इसलिए कि वो कलाओं से प्रेम करते हैं और आदिवासी कला को लेकर के भारत भ्रमण के दौरान उन्होंने काफी काम किया। अब उसके महत्व को लोग समझ रहे हैं कि कैसे उन्होंने गोविंद झारा और जनगढ़ सिंह श्याम जैसे आदिवासी पत्थर काटने वाले जो कलाकार थे, कैसे उनको महत्व दिया। तो ये जो कलाओं से प्रेम करने वाले आदमी को आप कलावादी नहीं कह सकते। उनकी आलोचना का रेंज बहुत व्यापक है। आप बताइए कि हिंदी में कौन आलोचक है जो कविता के आलोचक, कथा के आलोचक और आलोचकों के आलोचक तो बहुत मिल जाएंगे। लेकिन आप ये बताइए कि संगीत पर लिखने वाला,
हिंदी में कौन आलोचक है? नृत्य पर लिखने वाला कौन आलोचक है? रूपंकर कलाओं के बारे में लिखने वाला, हिम्मत शाह के बारे में लिखने वाला कौन आलोचक है? खुद नामवर सिंह की भी आलोचना की मैं ये सीमा मानता हूं कि उन्होंने साहित्य की और विचार की आलोचना के अलावा इन सब चीजों पर नहीं लिखा। फिल्म पर मुझे लगता है कि शायद फिल्म पर अशोक वाजपेयी ने नहीं लिखा है, हो सकता है लिखा हो, लेकिन इसके अलावा उन्होंने कला के जितने भी रूपाकार हैं सब पर लिखा है। बिरजू महाराज के नृत्य पर, अभी उनके निधन पर उनकी तकरीर में सुन रहा था, तो उन्होंने कितनी बारीकी से नृत्य की बारीकियों के बारे में उन्होंने जो व्याख्या की वो अद्भुत। कुमार गंधर्व जैसे महान गायक को के निधन पर उन्होंने पूरा एक काव्य ही रच डाला है। और उन्होंने जब मुझे उस दौर में पुस्तिका दी थी तो कहा था कि हमने कहा कब लिखा? तो कहा ट्रेन में उनके निधन की सूचना मिली और मैं लिखने लगा। और ये कविताएं एक सीरीज में मैंने लगातार लिखा और 2 दिन में लिख दिया। आप सोचिए कि कलाओं के प्रति कितना उत्कट प्रेम है। कविता के तो प्रेमी आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ये कुमार गंधर्व के प्रेमी कितने मिलेंगे आलोचना में। बिरजू महाराज के नृत्य की बारीकियों के बारे में कितने लोग हैं जो जानते हैं। शास्त्रीय संगीत के बारे में, राग और धुनों के बारे में कितने लोग जानते हैं। फिल्मों के बारे में ही कितने लोग, एक विष्णु खरे और कुंवर नारायण के अलावा तो, और उस क्षेत्र में मेरा ख्याल है कि विनोद भारद्वाज और प्रयाग छोटी। विनोद भारद्वाज ने तो लगातार फिल्मों पर, कलाओं पर लिखा है, जबकि उनको आलोचक उस ढंग से नहीं माना जाता। ये बड़ी अजीब बात है कि कविता की आलोचना करने वाले को आप आलोचक मानते हैं, लेकिन कलाओं पर लिखने वालों को आप आलोचक नहीं मानते, जबकि वो भी आलोचक, वो सच्चे आलोचक। तो ये अशोक वाजपेयी की आलोचना का जो परिसर है वो उनके कविता की परिसर की तरह बहुत व्यापक है। एक और बात कहकर मैं बात को समाप्त करूंगा। मेरे पास तो बहुत सारी चीजें कहने को हैं, लेकिन समय का भी ध्यान मुझे देना चाहिए। एक की आलोचना की भाषा पर मैं बात करूंगा। आप देखिए कि अशोक वाजपेयी ने आलोचना की भाषा पर कितना काम किया है। ये आपका जो एकाग्र शब्द जो है, ये सबसे ज्यादा प्रयुक्त जो है पूर्वग्रह के अंकों में शुरू हुआ था। और कितना सम्मोहित करने वाला शब्द है। मैंने एक सूची भी बनाई है कि कितने शब्दों का प्रयोग उन्होंने अपनी आलोचना लिखते हुए। पोषना, घरेलू जीवन का ये शब्द है पोषना। मूर्धन्य, हमारी परंपरा का कितना बड़ा शब्द है, इसका प्रयोग छेकना, ये लोक जीवन का शब्द है। अचूक, केंद्रीयता, खुद पूर्वग्रह, ऐसे बहुत सारे शब्द। इसकी एक सूची बनाई जानी चाहिए, इस पर अध्ययन होना चाहिए कि उन्होंने आलोचना को कितने नए शब्द, हर बड़े आलोचक, आप देखिए शुक्ल जी ने बीच आलोचना के कितने बीच शब्द दिए, शाही जी ने अपने समय में कितने आलोचना के बीच शब्द दिए, नामवर सिंह ने कितने आलोचना के बीच शब्द दिए। ये काम अशोक वाजपेयी ने अपनी आलोचना के जरिए संभव किया। बीज शब्द, जिससे आलोचना विकसित होती है। वयस्क का आलोचना, एक उन्होंने उस दौर युवा कविता का विश्लेषण करते उन्होंने वयस्क का आलोचना का जिक्र किया है। आप देखिए कि
नए 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 शब्द, वो पहले आलोचक हैं और अपनी पीढ़ी के जिन्होंने उर्दू शब्दों का अधिकाधिक प्रयोग जो है अपनी आलोचना में किया। महदूद, इसरार, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग उर्दू को भी हिंदी के निकट लाने की कोशिश की। आम फहम, आम फहम जो शब्द है उसका भी प्रयोग उन्होंने। मुब्तिला, मैंने तो एक अशोक जी की उपस्थिति में ही जब देवीशंकर अवस्थी सम्मान मिला था तो मैंने कहा अशोक जी मेरी आलोचना की भाषा के मॉडल हैं, इनसे मैं सीखता हूँ कैसे नए शब्द लाए जाए आलोचना में। आप प्राध्यापकीय चर्वण करते हुए और घिसे हुए शब्दों से आलोचना लिखना चाहते हैं और चाहते हैं कि पाठक लिखें। नए शब्दों की तलाश उन्होंने किया है अपनी आलोचना में। और उनकी भाषा आप देखिए, अगर मोहम्मद सिंह की भाषा और अशोक वाजपेयी की भाषा के मतलब कम ऐसे आलोचक हैं जिनकी भाषा हमें सम्मोहित करती है। इतना साफ सुथरा गद्य जितना उन्होंने लिखा है वो हमारे लिए काबिल तारीफ है। नई पीढ़ी के लिए अपनी भाषा, क्योंकि भाषा ही आपका अस्त्र है और आपकी भाषा इतनी पुरानी दुरानी है, गई गुजरी है, आप उससे क्या लिख लेंगे। इसकी भी पेशकश अशोक वाजपेयी की आलोचना की भाषा देती है। ये जो दृष्टि बहुलता के बारे में एक खास बात है कि जब आपकी दृष्टि बहुल होती है तो आप चारों तरफ देखते हैं। ये हमारी मार्क्सवादी आलोचना की एक सीमा मुझे लगती है कि दृष्टि की बहुलता में हम विश्वास नहीं करते। हम टार्च की रोशनी में जितना दिखाई दे रहा है बस, उसके अलावा इधर उधर नहीं देखता। लेकिन जो बड़ा आलोचक होता है वो चारों तरफ देखता है, दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे। दृष्टि की बहुलता यही है, तभी आप रचना से निर्वसन, अगर आलोचना और रचना के जो अंतः संबंध हैं, मैंने एक दौर में लिखा था कि रचना और आलोचना के बीच जो है निर्वसन सहवास, तभी आप रचना के सत्य को पकड़ पाएंगे। और ये तभी संभव है जब आपके पास दृष्टि की बहुलता हो। ये विरुद्धों का सामंजस्य भी हो सकता है। ये बहुत जरूरी है। अब देखिए उन्होंने पोर पोर आधुनिक, एक पोर पोर आधुनिक, कितना ये शब्द ही कितना वाक्यांश कितना सम्मोहित करता है। इसलिए मेरा मानना है कि अशोक जी एक संपूर्ण आलोचक। अब आप कहेंगे कि उन्होंने सैद्धांतिकी नहीं लिखी, ठीक है सैद्धांतिक, लेकिन उनकी व्यवहारिक आलोचना में सैद्धांतिकी है। ये जितने मैंने जो कुछ उदाहरण पेश किए हैं, इसके आधार पर आप उनकी आलोचना की सैद्धांतिकी को, और खास तौर से कविता में जो परिवर्तन आया है, इधर की 50 साल की कविता में जो परिवर्तन आए हैं, उसके बीज जो है अशोक जी ने बो दिए हैं। एक बार मैंने कहा उनसे कि आपने आलोचनाएं बीच बीच में आप गायब हो जाते हैं आलोचना के सीन से, तो उन्होंने कहा भाई मैं तो वक्ती तौर का आलोचक हूँ।
वक्ती वक्ती तो फुल होल टाइमर नहीं। जाहिर है कि एक व्यक्ति कितना, आप कितनी उम्मीद करते हैं वो कवि भी बना रहे, वो आलोचक भी बना रहे, वो संस्कृति कर्मी भी बना रहे, और 83-84 साल की उम्र में युवकोचित उत्साह से भरा हुआ देश भर में जो राजा फाउंडेशन के आयोजन है उसमें एकदम मुखामुखम नई पीढ़ी के साथ संवाद कर रहा है। आप कितनी उम्मीद करते हैं? हर व्यक्ति की एक सीमा है, लेकिन जो है उससे बेहतर चाहिए। सारी दुनिया को साफ करने के लिए बेहतर चाहिए, नई पीढ़ी को आगे ले जाने के लिए। कविता के छिटफुट लेख तो मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आलोचना गायब हो गई है, लेकिन आलोचना का काम आसान तो है नहीं। कई लोग सोचते हैं कि कविता लिखना ही बड़ा कठिन काम है, आलोचना लिखना भी उससे बड़ा कठिन काम है, क्योंकि जवाबदेही सीधे पाठक से होती है। आखिरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अशोक वाजपेयी की जो आलोचना है वो कवियों को संबोधित नहीं है, वो पाठकों को संबोधित है। और यही, इसी की कमी जो है हमारे यहाँ। हमारी अच्छी आलोचना का सबसे बड़ा गुण है कि वो पाठकों को संबोधित हो, पाठकों से मुखामुखम संवाद। अशोक जी की आलोचना को पढ़ते हुए लगता है कि पाठक से सीधे वो बातचीत कर रहा है। ठीक है, कवियों के काम में अगर वो मदद कर रही है तो ठीक है, लेकिन अगर कवि की मदद नहीं कर रही है, पाठक की मदद कर रही है, तो क्योंकि आलोचना का प्रथम और अंतिम लक्ष्य पाठक पाठक के रुचि संस्कार को मतलब संस्कारित करना, अच्छी रचना के करीब ले जाना, ये उसका बुनियादी काम है। उसकी खूबियों और खामियों पर निगाह रखना और दिखाना, खुद देखना और फिर दूसरों को दिखाना। आलोचना का बुनियादी काम ये है कि खुद देखे और दूसरों को दिखाए। ये काम अपने समय में अशोक वाजपेयी ने भरपूर किया है, और मेरा ख्याल है कि काफी समय हो गया है, और अर्पण जी और हमारे बहुत सारे साथी जो इस बातचीत को, इस संवाद को सुन रहे हैं, वो भी चाहेंगे कि अब मैं इसे समाप्त करूं। अर्पण जी, फिर भी कोई बात छूट रही हो या मुझे कहना चाहिए मैंने नहीं कहा, तो वो आप खुद मेरी ओर से कह सकते हैं। नहीं धन्यवाद। नहीं, बहुत ही, जी, बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद हुआ। और काफी काफी पीछे जाकर समयानुसार अशोक वाजपेयी जी के लेखकीय अवदान पर चर्चा हुई, कड़ी दर कड़ी। और कवि और आलोचक के बीच के अभेद के रूप में आपने अशोक वाजपेयी जी के इस पूरे लेखकीय कर्म को जिस तरह से देखा, वह भी बेहद खास है। और मुझे लगता है कई बार इस ओर अरविंद जी ने इशारा किया कि जो एक समालोचना है वह किस तरह से रचना के साथ जुड़ी हुई है। आलोचना स्वयं में एक रचना धर्म है, और बिना भावानुराग के वह उस तरह से संभव नहीं हो पाती है, उस तरह से जीवंत नहीं हो पाती है, उस तरह से संवाद प्रिय नहीं हो पाती है। और अभी कुछ देर पहले ही जो अरविंद जी कह रहे थे कि अशोक वाजपेयी जी के आलोचक का एक बड़ा पक्ष यह भी है कि वे सिर्फ लेखकों से ही नहीं, या कहिए उससे अधिक
पाठकों के साथ संवाद करते हैं। ऐसी कई बातें आज यहाँ पर हुई, अरविंद जी की ओर से हुई, और एक कवि आलोचक की जो दृष्टि बहुलता है उस पर भी विस्तार में जाकर अरविंद जी ने अपनी बात रखी, जिसकी कमी है। कई बार हम जब स्पॉटलाइट की ओर ही सिर्फ देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी आलोचना वहां सीमित होने लगती है। जो हमें दिखाया जा रहा है हम सिर्फ उतना ही देखें तो इसमें बड़ी बात नहीं होती। कई बड़े आलोचक ऐसे भी हुए हैं, मगर फिर वह इस अर्थ में बड़े नहीं हो पाते कि वहां दृष्टि बहुलता का संधान कितना है और कैसा है। तो मित्रों, ये कुछ बातें हुई और एक प्रश्न हमने निवेदन किया था। तमाम लोग देख रहे हैं, काफी सारे लोग देख रहे हैं, और एक प्रश्न आया है वरिष्ठ लेखक उदय भानु पांडे जी की ओर से। मैं उसे यहाँ पर रखता हूं, और अगर कोई और मित्र भी सवाल करना चाहें तो कर सकते हैं। स्वागत है, हमारे साथ अरविंद त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। तो एक प्रश्न ले रहे हैं उदय भानु पांडे जी का। अरविंद जी वे पूछ रहे हैं, मैं मैं स्क्रीन पर रख रहा हूं कि कवि होने पर रचनाकार, बेहतर कथा शिल्पी और समीक्षक हो सकता है, लेकिन अशोक जी कवि की तुलना में बेहतर आलोचक हैं। क्या आप सहमत हैं? देखिए, एक दौर में जब तत्पुरुष का संग्रह आया था तो मैं बिल्कुल युवा निगाह से, और मैंने उस संग्रह की बड़ी निर्मम चीर फाड़ की थी। और बाद में हमने जो लेख लिखा है, एक लेख अशोक जी पर जब एक विशेषांक आया था, मरहूम सोमदत्त जी ने संपादित किया था, तो उस दौर में मैंने एक लेख लिखा था, आलोचना, अशोक वाजपेयी की आलोचना दृष्टि और उनकी वैचारिक सरहदें। ये बाद में भोपाल विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में भी ये शामिल हुई है। सुधीर रंजन सिंह ने इसको संपादित किया है। तो इस लेख में उस समय हमने लिखा था कि उनका आलोचक जो स्वरूप है वो श्रेष्ठ है, लिखा है। लेकिन आप ये देखिए कि अशोक वाजपेयी ने अपनी आलोचना को स्थगित किया है। अभी देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे थे विनोद भारद्वाज जी। अर्पण जी, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि दो आलोचक, मैं भी इस बात को मानता हूं कि विष्णु खरे और अशोक वाजपेयी। विष्णु खरे ने भी एक बड़ी प्रतिभा आलोचना की, लेकिन आलोचना उन्होंने स्थगित करके कविता के क्षेत्र में उतर गए। यही काम अशोक वाजपेयी ने भी किया। और लेकिन आप देखिए कि उसके बाद उनकी कविता का जो रेंज है वो कितना व्यापक हुआ है। आज आप उनकी कविता के रेंज पर जाइए ना, और आप देखिए कि कितना विस्तार हुआ है, क्या नहीं है। उनकी कविता किस तरह से पीढ़ियों का संवाद, पूर्वजों से संवाद, प्रकृति और मनुष्य का इतना गहन रिश्ता, पर्यावरण, घर परिवार की आवाजें, माता पिता पुरखे, ये जितनी वनस्पतियां, ये उनकी कविता का जो रेंज है। देखिए, बड़ा कवि वही होता है जिसका रेंज जो है व्यापक। ये चीज मुक्तिबोध में भी थी, और ये चीज हर बड़े कवि, विनोद कुमार शुक्ल में भी, आप देखिए कि कुंवर नारायण में भी ये चीज दिखाई देती, रेंज व्यापक होना चाहिए। तो उनकी कविता का रेंज निश्चय ही जो है बहुत विस्तृत हुआ है, और मैं मानता हूं कि वो अलग धारा के कवि हैं, जहां सबसे ज्यादा जीवन जो है बोलता है।
शमशेर की कविता जो है, उन्होंने शमशेर जी पर एक बड़ी अच्छी टिप्पणी लिखी है जो मैंने नोट किया था, और वो मैं आप लोगों को मतलब ये इस प्रसंग में कहना चाहता हूँ कि कैसे उन्होंने जो शमशेर के बारे में लिखी है वो बात उनकी कविता पर उन्होंने लिखा है कि भाषा शमशेर के यहाँ बोलती उतना नहीं जितना देखती है। आप देखिए कि अशोक जी की कविता पर भी ये बात, इधर जो उनकी कविता का जो विस्तार हुआ है वो उसमें मुझे यही लगता है कि वो किस तरह से देख रही है। वो बोलने वाले कवि नहीं है। बड़बोलापन बड़बोलापन का अपनी आलोचना में निषेध अशोक जी बार बार करते हैं। बड़बोलापन इसके विरुद्ध है वो। कविता धीमे से अपनी बात कहती है, पाठक के दिल और दिमाग में वो उतर जाती है। लेकिन उनकी बहुत सारी कविताएं बच्चों पर जो उन्होंने लिखी है बहुत मानवीय ऊष्मा से भरी हुई है। कविता का जो बुनियादी काम है पाठक के दिल में उतरना, और ये चीज पाठक जो कवि ये पकड़ लेता है वही उसका कवि कर्म की सफलता भी यही है। तुलसीदास को 500 साल हो गए, आप गरियाते रहिए, आप उनको जलाते रहिए, उपेक्षित करते रहिए, वो तो लिख दिया, वो तो लिख कर चले गए। अब आप बहस करते रहिए, अस्वीकार करते रहिए, उससे तुलसीदास की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह समकालीन कविता के समुदाय में अशोक वाजपेयी की जो कविता है, आप उनकी सीमाओं को दिखाइए, तो आप उनकी सीमाओं को दिखाइए। जो सीमाएं पहले दिखाई देती थी वो हमारे सामने आ जाए। आप देखिए कि किस तरह से वो हमारे समय से सबसे ज्यादा मुठभेड़ कर रहा है। जब सभी चुप हैं तो वो आज सबसे ज्यादा मुखर है। इनकी कविता इधर वोकल भी हुई है, खास तौर से व्यवस्था की स्थितियों को लेकर जो उन्होंने कविताएं लिखी हैं उसको आप उस पर गौर करिए तो आपको दिखाई देगा। सीधे सीधे अपनी बात वह कह रहे हैं, कविताओं में कह रहे हैं और गद्य में भी कह रहे हैं। गद्य में तो बहुत ही सफाई से सामने है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये दो घोड़ों की सवारी, कवि आलोचक एक ही व्यक्ति कर रहा है तो दो घोड़ों की सवारी को कैसे वो साधता है, वह एक कठिन काम है। और ये अशोक जी के पास जो है वो साहस और विवेक, सहृदयता और इतना बड़ा उद्यम है, तो इसलिए वो हमारे लिए मॉडल बने हुए हैं। आप एक क्षेत्र में ही काम करेंगे और नहीं कर पाएंगे, तो उसको साधना, संतुलन जिसको कहते हैं, वो हमें के आलोचना में भी आलोचना में तो पहले साहसिक ढंग से वो बात कहती थी, कविता में भी आप देखिए मुखर हुए हैं, लेकिन उस तरह से मुंहफट नहीं। मुखर होना और बात है, मुंहफट होना और बात। मुंहफट कवि तो नहीं है, उनकी कविता का स्वभाव ही नहीं है मुंहफट। जी शुक्रिया अरविंद जी। बहुत ही ठीक है। हाँ, बहुत ही जीवंत और लाइव सेशन रहा। और मित्रों, हम लोग चूंकि आज 30 जनवरी है और इस पर यह संवाद हो रहा है, और शुरुआत में ही अरविंद त्रिपाठी जी ने गांधी को, बापू को याद किया। एक बड़े पब्लिक इंटेलेक्चुअल आज ही के दिन हमसे छीन लिए गए, उनकी हत्या हुई। इस अर्थ में
या इस प्रसंग में मैं यहाँ पर जो गांधी मैटर्स नाम से जो एक के बाद एक कई कड़ियां अशोक वाजपेयी जी की दृष्टि के अंतर्गत आयोजित हो रही हैं, उसकी एक झलक दिखाना चाहता हूं। क्योंकि यह भी एक बड़ी बात है कि साहित्य से इतर जो सामाजिक विषय हैं, जो महत्वपूर्ण विषय हैं, वैचारिक प्रश्न हैं, उन पर भी अशोक वाजपेयी जी 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 लगातार नजर रखते हैं। जी जब हमने विचारक दार्शनिक ईशदेव शल्य जी पर एकाग्र किया, तब भी वे उसी अधिकार के साथ, उसी अपनत्व बोध से जुड़े। और जब हम लोगों ने मुकुंद लाठ जी पर एकाग्र किया, तब भी हमने उन्हें सुना। और कई ऐसी पुस्तकों के संपादन से भी वे जुड़े हुए हैं, उनकी भूमिकाओं से, उनके प्रकाशन से। और रजा पुस्तक माला के अंतर्गत इन सभी की जो किताबें हैं, एक के बाद एक आ रही हैं। उधर हम चित्रकार की बात करें तो गुलाम मोहम्मद शेख जी की पुस्तकें, तो जो अलग अलग फील्ड है, या ऐसे ही संगीत में, पेंटिंग में कई दुर्लभ किताबें अशोक जी की जो दृष्टि बहुलता है, उसके अंतर्गत आती जाती हैं और वे प्रकाशित होती हैं, लोगों तक पहुंचती हैं। तो गांधी मैटर्स जो एक बहुत ही लोकप्रिय सीरीज और लंबी सीरीज, 18 से समझिए कि 22 तक चलने वाली सीरीज, शायद आगे भी चले, मैं इतना नहीं जान रहा हूं। तो लगभग 19 प्रोग्राम अंदाजन अब तक हुए हैं। तो उनमें से कुछ एक की झलक यहां पर दिखाना चाहता हूं, और फिर हम लोग इस संवाद को समाप्त करेंगे। तो वो एक झलक देखिए। ये गांधी मैटर्स नाम
अरविंद जी, तो उसको पढ़ता हूं आपकी अनुमति से। जी जी। धूल की तरह सच, इसमें भी कवि और विचारक, जो हम्म। कई ऐसी कविताएं हैं जहां कवि, विचारक, आलोचक सब एक साथ प्रकट होते हैं। अभी कोरोना पर भी, कोरोना से हम लोग उबरे हैं काफी हद तक, कम से कम हमारा देश। तो उस पीरियड में भी कई ऐसी कविताएं, कई ऐसी टिप्पणियां जो हम जी जी। पाते हैं कि अशोक वाजपेयी जी निरंतर अपने समय के साथ संवाद कर रहे हैं। तो एक कविता है धूल की तरह सच, इसमें भी कहां हम्म। कहां भी घूमते हैं और कहां कहां हमें ले जाते हैं। इसे देखिए, पढ़ता हूं। जी हमें खुद ही पता नहीं है हम इतने सारे सच उठाए जा रहे हैं। अपने समय का सच, अपने समय में आदमी के धीरे धीरे गायब हो जाने का सच, चीजों, लालच और डाह के बढ़ जाने और जगह के कम होते जाने का सच, दिन ब दिन भरोसा न किए जाने का सच, चूहा दौड़ में शामिल होकर हार जाने पर पैदा होने वाले वैराग्य का सच, चूहा दौड़ में शामिल होकर हार जाने पर पैदा होने वाले वैराग्य का सच, बड़े सच के भ्रम में, बड़े सच के भ्रम में छोटे छोटे सचों के हिकारत से घूरे पर फेंक दिए जाने का सच, कई दिनों के बासी पानी को बदलने और घड़े को पता भी न चलने का सच, किसी पुराने कमरे में बरसों से पड़े फर्नीचर पर जमी धूल की तरह सच हमारे ऊपर है, और उसी में छाई चुप्पी की तरह यह इत्मीनान भी कि इस धूल को साफ करने कोई नहीं आएगा, कि इस धूल को साफ करने कोई नहीं आएगा। तो बिल्कुल। कैसे, बहुत कितने तक, बहुत अच्छी जी कविता। जी जी, कितने तरह के स्वर यहाँ हम जी पाते हैं एक कविता में। ऐसी कितनी कविताएं हैं जिसके उदाहरण लिए। तो ऐसे में विधाओं को लेकर बात करना कि एक विधा के बरक्स दूसरी विधा को खड़ा करके हम कुछ बात करें, जाहिर है कि वो आलोचना की वह प्रविधि है, हम करते हैं ऐसा। लेकिन कई बार ऐसी चीजें अप्रासंगिक भी हो जाती है। जी जी। जी जब कोई बड़ा लेखक कई विधाओं को साध लेता है, मांझ लेता है, तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाती है किसी आलोचक के लिए किसको श्रेष्ठ कहे, किसको न कहे। क्योंकि यह भी संभव है कि हम एक साथ एक लेखक की कई विधाओं को पसंद कर सकते हैं और करते ही हैं। जी जी बिल्कुल। तो मित्रों, आज की यह कड़ी कुछ देर तक चली, लेकिन अरविंद त्रिपाठी जी ने बहुत मन से अपनी बात कही और कई सारे संदर्भ आए। एक बेहतर आलोचक यही करता है कि उन तमाम संदर्भों के बीच अपनी बात रखे। तो आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, अरविंद त्रिपाठी जी का शुक्रिया कि उन्होंने नहीं नहीं, समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि अशोक जी के जन्मदिन के सिलसिले में ये जो बेहतरीन सीरीज चल रही है, इससे हमारा जो हिंदी का पाठक समाज है वो जाहिर है कि एक नई ऊर्जा के साथ एक लेखक के संघर्ष को भी देखने की कोशिश इसमें दिखाई देती है, और कैसे उसका निर्माण होता है ये भी नई पीढ़ी को सीखने की जरूरत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस उपक्रम को लगातार जारी रखने के लिए। आप भी बधाई के पात्र ही नहीं है, सुपात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, शुक्रिया अपनी ओर से छोटी सी कोशिश। और देखिए, अरविंद जी ने पीछे के वक्ताओं को भी उद्धृत किया, चाहे वो अष्टभुजा शुक्ल जी हो, विनोद भारद्वाज जी हो, तमाम कड़ियां जो हैं और उनमें लोग। और मैं यह भी बतलाऊं कि
हम लोगों ने 2 वर्ष पूर्व भी अशोक वाजपेयी जी पर एकाग्र किया था 2021 में। उस समय भी अमूमन 11 कड़ियां हुई थी। तो उस सिलसिले में ही कहीं ना कहीं इस वर्ष के भी एकाग्र को समझा जाए। इसी तरह से हमने कुंवर नारायण जी पर भी 2 बार एकाग्र किए, और कई बार ऐसी चीजें आवश्यक हो जाती हैं, क्योंकि कई स्पीकर्स हम एक वर्ष में ले लें, यह संभव नहीं होता है। तो उस वर्ष में 21 में जो स्पीकर्स आए, उससे इतर इस वर्ष के लोग आ रहे हैं, और हमारे लिए सचमुच यह संतोष का विषय है कि तमाम जो आलोचक लोग हैं, लेखक लोग हैं, कलाकार लोग हैं, वे इससे जुड़ रहे हैं, तमाम मित्रगण जुड़ रहे हैं, सुनने वाले जुड़ रहे हैं। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अगर आप चाहें तो पीछे की कड़ियां भी देख सकते हैं, जो फेसबुक पर भी उपलब्ध है, और जनसुलभ पुस्तकालय का एक अपना यूट्यूब चैनल है, वहां भी ये सारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं। इस वर्ष के भी और पीछे के भी तमाम लेखकों पर कहिए, हमने रघुवीर सहाय जी पर, निर्मल वर्मा जी पर, राजेंद्र यादव पर, मन्नू भंडारी जी पर, तमाम लोगों पर, शंख घोष पर, पद्मा सचदेव पर, सितांशु एस चंद्र पर, गुलाम मोहम्मद शेख पर, श्याम बेनेगल पर, मुजफ्फर अली पर, कई लोगों पर एकाग्र हुए हैं। वे सभी उपलब्ध हैं। आप सभी लोग जुड़ते हैं, अच्छा लगता है। आप सभी का धन्यवाद। अशोक वाजपेयी जी पर यह एकाग्र जारी है। कल एक नई कड़ी में फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि, नमस्कार।